हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सेस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसएससी जेईई 2014 की सर्वेइंग सेक्शन के बारे में। तो हम अपनी इस वीडियो में सर्वेइंग में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी जेईई 2014 में वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वॉल्यूम बाय ट्रेपेजॉइडल फार्मूला मेथड डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। अब हमें ट्रेपेजॉइडल फार्मूला बताना है जिससे हम वॉल्यूम निकाला करते हैं। जो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला हमें याद होगा इज इक्वल टू डी ऑफ सबसे पहले फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया इनका हाफ प्लस इंटरमीडिएट एरियाज जितने भी रहेंगे। तो अब हम जो ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन डी आ रहा है, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया अपॉन 2 प्लस इंटरमीडिएट एरियाज, इन सबको मल्टीप्लाई किससे कर देना हमने, डिस्टेंस के साथ। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर टैक्योमीटर इज जनरली केप्ट एज। अब हमें बताना है कि जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है जिसे हम के बोलते हैं वो टैक्योमीटर के लिए क्या रहेगा। तो ये रहेगा 100 और जो एडिटिव कांस्टेंट है वो रहेगा 0। तो हमें क्वेश्चन में खाली मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट पूछा गया है तो वो उसका ऑप्शन आएगा ए। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सर्वेइंग सेक्शन में, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम द। ऑप्शन ए इज होल टू पार्ट, ऑप्शन बी इज पार्ट टू होल, ऑप्शन सी इज लोअर लेवल टू हायर लेवल एंड द ऑप्शन डी इज हायर लेवल टू लोअर लेवल। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, जिसे कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग भी कहा जाता है, तो वो होता है होल टू पार्ट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडिएशन, इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन आर। हमें बताना है कि किस टाइप ऑफ सर्वेइंग की टेक्निक्स होती हैं। ऑप्शन ए है कंपास सर्वे टेक्निक, ऑप्शन बी है चेन सर्वेइंग टेक्निक्स, ऑप्शन सी है लेवलिंग टेक्निक्स एंड ऑप्शन डी इज प्लान टेबल सर्वेइंग टेक्निक। अब हमें पता है कि जो रेडिएशन, इंटरसेक्शन और जो रिसेक्शन है, एक और मेथड होता है जिसे बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। ये सभी मेथड जो हैं ये प्लान टेबल सर्वे के मेथड हैं। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement in respect of a map A having scale 1:1000 and another map B having scale 1:5000 is true। अब ये एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में हमें दिया गया है स्केल। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में हमें पता है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होगा, बड़ा, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा तो वो स्केल सबसे छोटी होगी। अब हम ए स्केल और जब हम बी स्केल की बात करेंगे तो ए स्केल का डिनोमिनेटर क्या है 1000 और जो बी स्केल का डिनोमिनेटर क्या है 5000। अब डिनोमिनेटर बड़ा किसका है, बी स्केल का, तो इसीलिए जो बी स्केल होगी वो स्मॉल स्केल होगी, तो ए स्केल जो होगी वो लार्ज स्केल होगी। हम ऑप्शन देख लेते हैं। मैप ए इज़ लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू मैप बी। ऑप्शन ए जो बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि जो मैप ए है उसका डिनोमिनेटर मैप ए का डिनोमिनेटर बड़ा है, सॉरी मैप ए का डिनोमिनेटर छोटा है। मैप ए का डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है एज कंपैरिजन टू मैप बी। देयरफॉर मैप ए इज लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू मैप बी। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। And the next question is the correction applied to each 30-meter chain for a line measuring along a slope। अब हमें स्लोप करेक्शन बतानी है, तो करेक्शन फॉर स्लोप किसके बराबर आता है, L इंटू 1 माइनस कास थीटा। इसे h स्क्वायर अपॉन 2L भी कहा जाता है, इसके बराबर भी होती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में लेंथ कितनी दी गई है 30 मीटर, तो क्या आ जाएगा 30 इंटू 1 माइनस कास थीटा।
तो इस हिसाब से जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, narrowly spaced contour lines on a map shows that the area is, option A is flat, option B is steeply sloped, option C is vertical cliff and the option D is overhanging cliff। जब कंटूर लाइंस बहुत ही नैरोली स्पेस्ड होती हैं तो वो जो रिप्रेजेंट करती हैं वो स्टीपली स्लोप्ड हो। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the length of the tangent of a curve whose radius is r and angle of deflection del। हमें जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना है कर्व का, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होगा, r tan del by 2। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द होल सर्कल बेरिंग ऑफ ए लाइन इज 210 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, इट्स वैल्यू इन क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम। अब हमें होल सर्कल बेरिंग दिया गया है, हमें इसका क्वाड्रेंटल बेरिंग निकालना है। यहाँ पे 0 डिग्री था, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, तो यहाँ पर 360 डिग्री दोबारा से आ जाता है क्लॉकवाइज करके। एंगल क्या है, 210 डिग्री, तो एंगल कुछ यहाँ पे लाई करेगा, एंगल कुछ यहाँ पे लाई करेगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब हम क्वाड्रेंटल बेरिंग की बात करेंगे तो हम इसमें से 210 डिग्री में से 180 डिग्री माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा 30 डिग्री। अभी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साउथ और वेस्ट में। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या आ जाएगा, साउथ 30 डिग्री वेस्ट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। And the next question is the magnetic declination is the difference between। अब हमें बताना है कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन किसके बीच का डिफरेंस है। अब हमें फार्मूला पता है कि ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन। अब यहाँ से अगर हम डेक्लिनेशन की वैल्यू देखें, ट्रू बेरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग, यानी कि जो डेक्लिनेशन है वो डिफरेंस आ जाता है ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग का। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए इज ट्रू मेरिडियन एंड फॉल्स मेरिडियन, गलत है। ऑप्शन बी इज फॉल्स मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है वो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का ही डिफरेंस रहता है। And the next question is a staff reading taken on a point whose elevation is to be determined as a change point is called, option A is foresight reading, option B is backside reading, option C is intermediate side and the option D is long side। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फोरसाइट रीडिंग। यानी कि जब भी कभी हम चेंज पॉइंट करेंगे, जो चेंज पॉइंट पे जो होगा वो फोरसाइट रीडिंग ही आएगी। तो दोस्तों एसएससी जेईई 2014 में 2 सेट आए थे पेपर के, तो अब हम सेट 2 के जो सर्वेइंग सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो सेट 2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हेन आर इज़ द रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर्स, डी इज़ द डिग्री ऑफ कर्व इन मीटर्स, द लेंथ ऑफ द कार्ड इज 30 मीटर, द रिलेशन बिटवीन आर एंड डी। अब हमें आर और डी के बीच में रिलेशन बताना है। अब हमें पता है कि फॉर 30 मीटर चेन, जब भी कभी हम 30 मीटर चेन की बात करते हैं तो अब आर और डी में रिलेशन क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 1720 अपॉन डी। और जब कभी हम 20 मीटर चेन की बात करेंगे तो आर और डी में क्या रिलेशन आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 1146 अपॉन डी।
अब इस क्वेश्चन में हमें जो लेंथ दी गई है कॉर्ड की वो कितनी है 30 मीटर। देयरफॉर जो ऑप्शन आ जाएगा R इक्वल टू 70/20/D। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेट 2 में वो था इन द क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम ए होर सर्कल बेरिंग ऑफ 293 डिग्री 30 मिनट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स ड्रा कर लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। जो एंगल कितना है 293 डिग्री 30 मिनट, तो वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये है ना हमारे पास पूरा होल सर्कल बेरिंग में कितना आ जाएगा 293 डिग्री 30 मिनट। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें इसका निकालना है होल सर्कल, हमें इसको क्वाड्रेंटल बेरिंग में लाना है। तो हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 293 डिग्री 30 मिनट, जो कि बनता है 66 डिग्री 30 मिनट। अब जो ये एंगल है वो क्या आएगा 66 डिग्री 30 मिनट, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंटल बेरिंग ये आ जाएगा नॉर्थ 63 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्स लीस्ट ऑफिस वर्क। ऑप्शन ए इज थियोडोलाइट सर्वेइंग, ऑप्शन बी इज टैक्योमेट्री, ऑप्शन सी इज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग एंड द ऑप्शन डी इज प्लेन टेबल सर्वेइंग। जो इसका करेक्ट आंसर है वो आएगा प्लेन टेबल सर्वेइंग, क्योंकि प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम जो मेजरमेंट्स होती हैं और जो प्लॉटिंग होती है वो हम साइमल्टेनियसली करते हैं। अब टैक्योमेट्री इन सभी में कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है। प्लेन टेबल सर्वेइंग में हमें कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है, क्योंकि हम साथ साथ ही प्लॉटिंग भी करते रहते हैं और मेजरमेंट्स भी करते रहते हैं। देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 1 सेंटीमीटर on a map represents 10 meter on the ground, the representative fraction of the scale। अब हमें इस स्केल को representative fraction में लाना है, यानी कि 1 to something में लाना है। चलो हम करके देखते हैं। 1 क्या है 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर। अब हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में क्या करना होता है कि हमें जो यूनिट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही सेम लाने होते हैं। अब हम 10 मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, 10 इंटू 100 क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 1000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ख़त्म हो गए, तो क्या आ जाएगा 1/1000, जो कि ऑप्शन डी बनता है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए जो सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए इज थियोडोलाइट, ऑप्शन बी इज डंपी लेवल, ऑप्शन सी इज कंपस एंड द ऑप्शन डी इज टेप एंड चैन। अब जो थियोडोलाइट होता है ये सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है एंगल्स को मेजर करने का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को। देयरफॉर ऑप्शन ए इज correct। And the next question is the contour lines can cross one another on a map only in the case of। option A is overhanging cliff, option B is vertical cliff, option C is valley and the option D is ridge। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा overhanging cliff। therefore option A is correct। And the next question is when the magnetic bearing of the sun at noon is 185 degree 20 minute, the magnetic declination will be। अब हमें पता है कि जो ट्रू बेरिंग ऑफ सन है वो क्या आ जाएगा
180 डिग्री, हमेशा ही 180 डिग्री ही रहेगा। तो हमें फार्मूला भी पता है कि जो ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन। अब डेक्लिनेशन अगर प्लस है तो वो ईस्ट की तरफ होगी, अगर डेक्लिनेशन नेगेटिव आ रही है तो वो वेस्ट की तरफ होगी। अब जो ट्रू बेरिंग सन का है वो 180 डिग्री है। मैग्नेटिक बेरिंग हमें क्वेश्चन में दिया गया है सन का 185 डिग्री 20 मिनट प्लस माइनस डेक्लिनेशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डेक्लिनेशन कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 185 डिग्री 20 मिनट, तो जो कि आ जाएगी 5 डिग्री 20 मिनट के आसपास। तो अब जो डेक्लिनेशन आई है वो भी नेगेटिव आई हुई है क्योंकि -5 डिग्री 20 मिनट है। जब डेक्लिनेशन नेगेटिव आएगी तो वो किसकी तरफ होगी, वेस्ट साइड। तो अब जो ऑप्शन सी है 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट वो बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ इक्वल टू। अब हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फार्मूला बताना है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फार्मूला क्या आ जाएगा, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ये हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फार्मूला है, हमें याद कर लेना है। लेकिन अब हमें यहाँ पर यह नहीं दिया गया हुआ कि जो स्टाफ है वो हमने इन्वर्टेड रखी है या फिर कुछ भी। जब भी कभी हमें स्टाफ इन्वर्टेड नहीं दिया गया हुआ तो हम जो साइन है वो चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। और अगर हमें दिया गया होता कि जो स्टाफ है वो इन्वर्टेड है तो यहाँ पर माइनस बैक साइड आता। अब हमें क्वेश्चन में स्टाफ इन्वर्टेड के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है तो इसलिए हम अपने फार्मूले में प्लस ही रखेंगे। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बी आता था वो बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्शन फॉर सैग। अब हमें सैग करेक्शन बताना है वो क्या होती है। ऑप्शन ए समटाइम्स एडिटिव एंड समटाइम्स सब्ट्रैक्टिव। ऑप्शन बी इज ऑलवेज एडिटिव। ऑप्शन सी इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव एंड द ऑप्शन डी इज ऑलवेज ज़ीरो। अब हमें याद रखना है कि जो सैग करेक्शन होती है वो हमेशा ही सब्ट्रैक्टिव ही रहती है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। And the next question is intersection method in plane table surveying is most suitable for। अब हमें बताना है कि जो इंटरसेक्शन मेथड है वो प्लान टेबल सर्वेइंग में वो सूटेबल किसके लिए है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन ए इज़ प्लेन्स, ऑप्शन बी इज़ फॉरेस्ट्स, ऑप्शन सी इज़ अर्बन एरियाज़, ऑप्शन डी इज़ हिली एरियाज़। अब जो इंटरसेक्शन मेथड होता है, हम इंटरसेक्शन मेथड कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी कभी हमें टू इनएसेसिबल पॉइंट्स की प्लॉटिंग करनी होती है। अब हिली एरियाज़ में काफ़ी पॉइंट्स जो होते हैं वो इनएसेसिबल हो जाते हैं। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों ये थे एसएससी जेई के 2014 वाले सिविल इंजीनियरिंग पेपर की सर्वेइंग सेक्शन जो कि सेट 1 और सेट 2 में पूछी गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ चली होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ चली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि आप इन सभी क्वेश्चंस में से कितने ही क्वेश्चंस का आंसर्स पहले से ही जानते थे। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।